साल था 1987। खुले समुद्र के बीच ग्रे हेवन एट 00424 नाम का एक जहाज लंदन पोर्ट से निकलकर अपनी तय यात्रा पर बढ़ रहा था। जहाज पर 5 कॉलेज फ्रेंड्स थे। 23 साल का डेविड ब्राउन, उसका दोस्त जेम्स मिलर और 3 लड़कियां आइवी कॉलिंस, आइरिस कार्टर और सोफिया रीड। ये सब कॉलेज खत्म होने के बाद एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। आसमान साफ था, लहरें शांत थी और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। हंसी मजाक और आजादी का एहसास उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। जहाज का कप्तान था 47 साल का हेनरी ग्रिफिन, एक अनुभवी नाविक जिसने अपनी आधी जिंदगी समुद्र में गुजार दी थी। लेकिन उसके केबिन से अक्सर शराब की गंध आती थी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबको लगा कि इतना अनुभवी आदमी अपनी हद जानता होगा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली समुद्र का मिजाज बदलने लगा। लहरें थोड़ी तेज हो गई और जहाज का संतुलन हल्का सा बिगड़ने लगा। तभी सोफिया घबराई हुई भागती आई और बोली, कप्तान अपने केबिन में अधिक शराब पी लेने के कारण बेहोश पड़े हैं। ये सुनते ही सब दौड़कर केबिन में पहुंचे, जहां हेनरी ग्रिफिन नीचे गिरे हुए थे। आंखें बंद थी, सांस चल रही थी और दिल धड़क रहा था। पास में खुली हुई वाइन की बोतल पड़ी थी। आरिस ने तुरंत पल्स चेक की, जो बहुत कमजोर थी। सोफिया घबरा कर रोने लगी और जेम्स ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। लेकिन बाहर समुद्र की लहरें अब जोर जोर से जहाज को हिला रही थी। कुछ मिनट तक सब उम्मीद में खड़े रहे कि शायद कप्तान होश में आ जाए। लेकिन अचानक हेनरी ग्रिफिन की सांस थम गई और केबिन में सन्नाटा छा गया। एक अनुभवी कप्तान जो कुछ देर पहले जिंदा था, अब सबके सामने मर चुका था। उसी पल जैसे किसी ने जहाज की आत्मा खींच ली हो। इंजन पूरी तरह बंद हो गया और नाव बीच समुद्र में बुरी तरीके से फंस गई। ना कोई दिशा समझ आ रही थी, ना कोई रास्ता। लहरें और तेज होती जा रही थी और इंजन बंद होने के कारण जहाज धीरे धीरे पानी लेने लगा। कप्तान की मौत के साथ ही उनका सहारा, उनकी दिशा और उनकी सुरक्षा सब कुछ खत्म हो चुका था। और यही वो पल था जब 5 दोस्तों को पहली बार एहसास हुआ कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो नाव को उसी ओर ले जाना होगा जिस तरफ से वे सब आए थे। लेकिन इंजन पूरी तरह बंद हो गया था और जहाज के नीचे से पानी अंदर घुसने लगी थी। बिना कप्तान के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जहाज को कैसे चलाते हैं। तभी एक जोरदार झटका लगा और जहाज बाईं तरफ तेजी से झुक गया। आइवी फिसलते फिसलते रेलिंग से टकराई। तभी डेविड ने महसूस किया कि जहाज में पानी भर जाने के कारण जहाज धीरे धीरे डूब रहा है और अब यहाँ रुकना मौत है। लहरें इतनी ऊंची थी कि हर कदम लेना मुश्किल हो रहा था। जेम्स और आरिस ने मिलकर लाइफ बोट को पानी में उतारा और सभी लाइफ बोट पर कूद गए। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई और ग्रे हेवन का पिछला हिस्सा पूरी तरह टूटकर पानी में डूबने लगा। समय रहते 5 ने किसी तरह लाइफ बोट में कूदे और उसी पल ग्रे हेवन धीरे धीरे समुद्र में समा गया। लाइफ बोट समुद्र की मर्जी पर बह रही थी। ना कोई दिशा, ना कोई अंदाजा कि वो कहाँ जा रहे हैं। सूरज सिर के ऊपर जल रहा था। रात होते ही हवा और ठंड ने शरीर को जकड़ लिया और चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। लहरें लाइफ बोट को ऐसे खिलौने की तरह उछाल रही थी कि हर बार लगता था अब पलट जाएगी। सोफिया लगातार बुदबुदा रही थी कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा, जबकि जेम्स चुप था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। किसी तरह बिना खाना पानी के समुद्र में पहला दिन गुजार लिया। दूसरा दिन और भी खतरनाक साबित हुआ। सिर दर्द से फटा जा रहा था। आइवी बेहोश होने लगी तो डेविड ने उसे झकझोर कर होश में रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई सो गया तो शायद फिर कभी ना उठे। दोपहर के करीब अचानक दूर कुछ काला सा दिखा। पहले सबको लगा कि ये बस आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ बोट आगे बढ़ी तो दिखने लगा कि वो काला धब्बा एक आइलैंड है। शाम होते होते वे लोग उस सुनसान आइलैंड के किनारे जा पहुंचे। 5 दोस्त लड़खड़ाते हुए रेत पर गिर पड़े। शरीर थकान से जवाब दे चुका था। समुद्र से निकलने के बाद उन्हें लगा था कि शायद खतरा खत्म हो गया है, लेकिन असल लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। चारों तरफ घना जंगल था। कोई आवाज नहीं, ना पक्षी ना इंसान, बस हवा और लहरों की गूंज। शाम से रात ढलने लगी। उस रात भी उन्होंने बिना खाना और पानी के काटी। हर झाड़ी में उन्हें कोई जानवर छिपा हुआ लगता और हर आवाज पर दिल जोर से धड़क उठता। सुबह हुई तो भूख और डर पहले से ज्यादा थे, लेकिन उसी सुबह उन्होंने महसूस किया कि ये जगह सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये जिंदा रहने की परीक्षा है, क्योंकि यहाँ कोई मदद नहीं आने वाली थी। और अगर उन्हें वापस घर जाना है तो उन्हें इस आइलैंड से साथ मिलकर लड़ना होगा और किसी बचाव का इंतजार करना होगा। अचानक सोफिया भूख प्यास के कारण नीचे गिर पड़ती है। तभी डेविड तुरंत समुद्र का पानी उसके ऊपर छिड़कता है। फिर वो उठ जाती है और धीमी आवाज में कहती है, पानी, प्यास लगी है मुझे।
तभी डेविड डिसाइड करता है कि हमें जंगल के अंदर जाकर खाना और पानी की तलाश करनी होगी, नहीं तो ऐसे में हम लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है उस 7 साल लंबे संघर्ष की जिसे इन लोगों ने हर एक पल जिया। आगे जो आने वाला है वो हर मिनट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी इस अविश्वसनीय कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, एक सवाल, अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय जानकर हमें अच्छा लगेगा। तभी सभी लोग डरते डरते जंगल के अंदर जाते हैं। जेम्स को कुछ जंगली फल मिलते हैं, लेकिन भूख लगने के बावजूद भी वे लोग फल नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल में बिना जानकारी के जंगली फलों को खाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। भूख प्यास से तड़प रहे थे वे लोग, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिसे बिना डर और जानकारी के खाया जा सके। वे लोग धीरे धीरे भटकते भटकते जंगल की दूसरी ओर पहुँचे। वहाँ कुछ नारियल के पेड़ दिखे। डेविड जोर से चिल्लाता है, यहाँ हमें कुछ मिला है। वे सब भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि सच में कुछ नारियल के पेड़ थे। फिर क्या डेविड पेड़ से कुछ नारियल तोड़ता है और पत्थर पर पागलों की तरह नारियल फोड़ता है और पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। अब प्यास तो बुझ गई, लेकिन भूख अभी भी जोर से लगी थी। तभी डेविड और जेम्स को एक तरकीब आती है। वे लकड़ियों को तोड़कर पत्थर पर घिसकर लकड़ी को नुकीला बना देते हैं, जिससे वे समुद्र के किनारे जाकर बहुत घंटों की कोशिश और मेहनत से कुछ मछलियां पकड़ने में सफल हो जाते हैं। डेविड और आइवी ने पत्थरों से आग जलाने की कोशिश शुरू की। हाथ दुखने लगे, लेकिन चिंगारी तक नहीं निकली। आग न होने के कारण वे लोग मछली को कच्चा ही खाते हैं। भले ही खाने में घिन आ रही हो, लेकिन पेट भरा जा सकता था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब रात आई तो वही रेत पर एक दूसरे को पकड़ कर सो जाते हैं। दिन बीतता गया। आइलैंड पर पहला हफ्ता उनके लिए जिंदगी का सबसे लंबा हफ्ता साबित हुआ। डेविड ने सबसे पहले सबको एक साथ बैठाकर एक नियम बनाया कि कोई अकेले जंगल में नहीं जाएगा। सिर्फ नारियल और समुद्र के किनारे फंसी मछलियों के भरोसे पेट भरना है और यहीं बैठकर हमें मदद का इंतजार करना है। हर दिन वे वहीं पर सोते और मदद के इंतजार में दिन बिताते गए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता था। मदद की उम्मीद से थक हार चुके थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि यहाँ उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। तभी उन्होंने फैसला किया कि वे आइलैंड के सारे कोनों को एक्सप्लोर करेंगे। क्या पता उन्हें यहाँ कुछ मिल जाए। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने घंटों की लगातार मेहनत से एक छोटा सा लकड़ियों और पत्तों से काम चलाओ घर बनाया, जहाँ वे रात की ठंड और जानवरों से सुरक्षित रह सके। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे रोज जंगल को एक्सप्लोर करेंगे और शाम होने से पहले घर लौट आएंगे। उसके बाद डेविड और जेम्स ने हाथ में नुकीली लकड़ियां ले ली, जिससे जंगली जानवरों से बचा जा सके, और सभी साथ में जंगल की ओर निकल पड़े। कई घंटे जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक छोटा सा गड्ढा दिखा, जिसमें बारिश का पानी जमा था, जो पीने लायक तो नहीं था लेकिन पिया जा सकता था। उसी समय पीछे जेम्स का पैर फिसल गया और वो पत्थर से टकराकर घायल हो गया। खून देखकर सबको एहसास हुआ कि यहाँ एक छोटी सी चोट भी जान ले सकती है। उस रात दर्द के कारण जेम्स ठीक से सो नहीं पाया। कुछ दिन बाद रोज सुबह की तरह एक दिन वे जंगल को एक्सप्लोर करने निकले थे, लेकिन उस दिन डेविड को किनारे पर अजीब सी लकड़ी की आकृति दिखी। पास जाकर देखा तो वो एक बहुत पुरानी नाव थी, इतनी पुरानी कि उसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने उसके अंदर झांका, वहां इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, साथ ही एक फटा पुराना बैग पड़ा था। सोफिया घबराकर पीछे हट गई और जेम्स ने बैग की तलाशी ली। उसमें कुछ पुराने कागज मिले जिन पर अजीब सी लिखावट थी, और उसी बैग के कोने में एक जंग लगा चाकू पड़ा था। वही चाकू उनके लिए उम्मीद की पहली किरण बन गया, क्योंकि उसी दिन उन्होंने पहली बार सही मायनों में आग जलाई। चाकू को पत्थर पर घिसकर निकली चिंगारी ने सूखी पत्तियों को जला दिया, और इतने दिनों में पहली बार पेट भरकर पका हुआ मांस खाया। लेकिन उसी रात डेविड वो नाव और इंसानी हड्डियां के बारे में सोचता रहा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, क्या ये आइलैंड उनकी कब्र बनेगा, या यहीं से उनके जिंदा बचने की कहानी शुरू होगी। समय सुनसान आइलैंड पर मानो धीरे धीरे पानी की तरह बह रहा था। पहले कुछ महीने तो गिनती में निकले, लेकिन फिर दिन और तारीखों का पता ही नहीं चला। सूरज उगता और डूबता रहा, और उनके लिए यही कैलेंडर बन गया। पहले साल के खत्म होते होते वे लोग कॉलेज के दोस्त नहीं, बल्कि जिंदा रहने की मशीन बन चुके थे। हाथों की त्वचा सख्त हो गई थी, चेहरों पर हमेशा सतर्कता जमी रहती थी। उन्होंने पुरानी नाव के लकड़ी के टुकड़ों, पेड़ों की डालियों और पत्तों से अब एक और बड़ा मजबूत झोपड़ी बना लिया था। और आग अब उनकी सबसे कीमती चीज थी।
क्योंकि वही खाना पकाती और जानवरों को दूर रखती थी। मछली पकड़ना रोज का काम बन गया था। जेम्स भाले से शिकार में माहिर हो गया था। आइवी खाने और पानी को बराबर बांटने की जिम्मेदारी संभालती थी। लेकिन सबसे ज्यादा बदल गया था डेविड। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि हर पल कोई फैसला लेने की थकान थी। दूसरे साल के बीच में पहली बड़ी त्रासदी हुई। एक रात तेज तूफान आया, समुद्र उब पड़ा, हवा ने झोपड़ी को हिलाना शुरू कर दिया और तभी एक पेड़ की मोटी डाल टूटकर सोफिया पर गिर पड़ी। सबने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। उन्होंने उसे समुद्र किनारे दफनाया और बिना कुछ बोले आग के सामने बैठ गए। उस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह आइलैंड उनसे एक एक करके सब कुछ छीन लेगा। तीसरे साल तक आते आते वे इंसान कम और जीव ज्यादा लगने लगे थे। और एक दिन समुद्र किनारे उन्हें कुछ कपड़े मिले। वो ताजा नहीं थे, लेकिन इतने भी पुराने नहीं कि सड़ चुके हो। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि किसी ना किसी वक्त इंसान इस आइलैंड के पास से गुजरे हैं। ये उम्मीद का वो पल था जिसने उन्हें अंदर से फिर जिंदा कर दिया। उसी दिन डेविड ने फैसला किया कि अब वे सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, बल्कि भागने की पूरी तैयारी करेंगे। 7वें साल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने तय कर लिया था कि अब हर दिन आइलैंड पर बिताया गया दिन मौत के बराबर है। इसलिए भागने की तैयारी पूरी ताकत से शुरू हुई। डेविड ने बेड़े की जगह एक मजबूत नाव बनाने का फैसला किया, क्योंकि खुला राफ्ट समुद्र की पहली ही उग्र लहर में खत्म हो सकता था। उन्होंने जंगल के सबसे सख्त पेड़ों को चुना। जेम्स घंटों कुल्हाड़ी की तरह पत्थर से लकड़ी काटता रहा। उसके हाथों से खून निकलता, लेकिन वह रुका नहीं। आई हुई रस्सियों और बेलों को गूंथकर जोड़ने का काम करती। आइरिस सूखी मछलियां और नारियल जमा करती ताकि सफर के लिए खाना तैयार हो सके। हर दिन सूरज ढलने के बाद वे आग के पास बैठकर नक्शे बनाते। कोई कागज नहीं था, इसलिए रेत पर लकीरों से दिशा तय होती। सितारों से रास्ता समझा जाता। उन्हें पता था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो समुद्र उन्हें दूसरी बार माफ नहीं करेगा। 9 महीने की मेहनत के बाद जब नाव तैयार हुई तो वह देखने में भले ही कच्ची लगती थी, लेकिन उनके लिए वो आजादी की आखिरी उम्मीद थी। जिस दिन निकलने का फैसला हुआ, उस सुबह समुद्र अजीब तरह से शांत था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर आइलैंड को नहीं देखा, क्योंकि डर था कि अगर देखा तो हिम्मत टूट जाएगी। जैसे ही नाव ने किनारा छोड़ा, सबकी धड़कनें तेज हो गई। पहला हफ्ता उम्मीद से बेहतर गुजरा। सूरज दिशा बता रहा था और रात में तारे रास्ता दिखाते थे। लेकिन 8वें दिन सब बदल गया। अचानक समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी और नाव हर झटके में टूटती हुई लगने लगी। 10वें दिन जेम्स बीमार पड़ गया। लगातार नमक वाला पानी पीने और धूप से उसका शरीर जवाब देने लगा। बुखार में वो बड़बड़ाने लगा। आइवी ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन 12वें दिन उसकी सांसें थम गई। उनके पास ना रोने का समय था, ना दफनाने की जगह। मजबूरी में उन्होंने जेम्स के शरीर को समुद्र को सौंप दिया। 13वें दिन पानी लगभग खत्म हो चुका था। जुबान सूज गई थी। आरिस बेहोशी और होश के बीच झूल रही थी। रात को अचानक तेज तूफान आया। लहरों ने नाव को खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। एक जोरदार झटके में आरिस फिसलकर पानी में गिर गई। अंधेरे और बारिश में उसकी चीखें कुछ ही सेकंड में लहरों में दब गई। अब नाव पर सिर्फ डेविड और आइवी बचे थे। 16वें दिन दोनों इतने कमजोर हो चुके थे कि चलती नाव में बैठना भी सजा लग रहा था। लेकिन डेविड उसे जबरदस्ती जगाए रखता, क्योंकि उसे पता था कि सो जाना मतलब हार मान लेना। 18वें दिन सुबह जब सूरज निकला तो डेविड को दूर क्षितिज पर एक काली रेखा साफ होती दिखाई दी। वो एक जमीन थी, पर किस्मत अभी आखिरी परीक्षा लेना चाहती थी। अचानक आइवी बेहोश होकर डेक पर गिर पड़ी। डेविड घबरा गया। उसने पूरी ताकत लगाकर नाव को आगे बढ़ाया। हाथ छिल गए, पीठ जल गई, लेकिन वो रुका नहीं। और तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। डेविड ने अपनी बची खुची ताकत से हाथ हिलाया और जोर जोर से चिल्लाया। हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली और उनकी तरफ आने लगा। डेविड घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि 7 साल बाद मौत से लड़कर वो जीत के इतने करीब था। ऊपर से रस्सी नीचे लटकाई गई। रेस्क्यू टीम के लोग चिल्ला रहे थे। डेविड ने आखिरी ताकत लगाकर बेहोश पड़ी आइवी को पहले बांधा और फिर खुद को उन्हें ऊपर खींचा गया और नाव नीचे छूटती चली गई। हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचते ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने बताया कि अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो शायद आइवी बच नहीं पाती। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि 5 कॉलेज स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लोग 7 साल बाद जिंदा मिले हैं। मीडिया ने इसे चमत्कार कहा।
अखबारों ने हेडलाइन छापी, लॉस्ट एट सी फाउंड आफ्टर अर्थ ईयर्स। आज भी जब लोग उससे पूछते हैं कि सबसे मुश्किल पल कौन सा था, तो डेविड कहता है वो दिन जब उम्मीद मरने वाली थी, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन वो सच में हार जाता है। डेविड ब्राउन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बेरहम क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर जिंदा रहने की जिद है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है।